नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड आयुर्वेदा काउंसिल के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन अग्रवाल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, हम सब जानते हैं कि जो स्ट्रेस है वो हर बड़ी बीमारी की वजह है, तो स्ट्रेस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर कैसे असर डालता है? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे दिनचर्या पर, हमारी लाइफ पर और स्पेशली हमारी हेल्थ पर। और आयुर्वेद का विशेषज्ञ होने के नाते ये मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में स्ट्रेस मैनेजमेंट को काफ़ी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि अगर हम मानसिक तौर पर या इमोशनल लेवल पर अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम शारीरिक तौर पर भी कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। और आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स में से है कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। मतलब मन, मस्तिष्क और शरीर अगर तीनों एक सिंक में रहते हैं तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसीलिए ये हमें बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि हम कितने ही शारीरिक तौर पर पुष्ट हो, हम खूब अपने शरीर को मेंटेन कर पा रहे हों, लेकिन अगर मन सही नहीं है तो और मस्तिष्क में माइंड मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो हमारी हेल्थ को, हमारी फिज़िकल हेल्थ को वो डायरेक्टली प्रभावित करेगा। इसीलिए जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, उसमें एक बड़ा कारण स्ट्रेस होता है कि जिसकी वजह से हमारी डायबिटीज़ एग्रेवेट हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, नींद ना आना, नींद अगर आती भी है तो प्रॉपर उसकी क्वालिटी नहीं है, मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन, ये अनेकों फैक्टर्स हैं। और अब हमें देखने में आता है कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। उसका कारण भी परसिस्टेंट स्ट्रेस, कंटिन्यूड स्ट्रेस है। तो इसलिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है। डॉक्टर, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है आज डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, तो इसमें आप इतनी बड़ी बॉडी के एक हिस्सा हैं, तो आप हमें ये समझाइए कि आयुर्वेद क्या रोल प्ले कर सकता है इसमें? देखिए, डायबिटीज़ अपने आप में एक बड़ा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी एक्सरसाइज रूटीन्स हमारे कैसे हैं। अभी हो क्या गया है कि समृद्धि के बढ़ने से लोगों की खान पान की परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं। हम लोग बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, जंक फूड जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरा क्या हुआ कि जो रूटीन के जो काम काज थे, जो पहले खेतों में काम करते थे या हम अपने घर के भी बहुत सारे काम स्वतः करते थे, वो कम होते जा रहे हैं। और जिसकी वजह से एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स भारत की परिस्थिति में बहुत कम है। हम अगर सामान्यतः नज़र दौड़ाएंगे तो परिवार में इक्का दुक्का व्यक्ति ही मिलेगा जो कि योग, एक्सरसाइज या किसी स्पोर्ट्स में भाग लेता हुआ रूटीन के तौर पर, फैशन के तौर पर नहीं, रूटीन के तौर पर लेता हुआ कम नज़र आएगा। इसकी वजह से निश्चित रूप से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, प्लस डे टू डे चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हैं, जिससे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं। पारिवारिक एक्सपेक्टेशंस हैं, काम की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो ये
एक तरह से कॉकटेल बन जाता है सारी चीज़ों का, जो कि निश्चित रूप से डायबिटीज़ में या हाई ब्लड शुगर लेवल्स में प्रेसिपिटेट करता है। डॉक्टर, जैसे कि आज के टाइम में स्ट्रेस है जो लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ही हमारे ऊपर जो है बुरा असर डाल रहा है, तो आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, आयुर्वेद की हेल्प से हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? आयुर्वेद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेस को मैनेज करने में। आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हैं, अगर हम उनका फॉलो करेंगे या उनका नित्य सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से स्ट्रेस को बखूबी मैनेज कर सकते हैं। बल्कि मैं तो आयुर्वेद विशेषज्ञ होने के नाते बड़ी दृढ़ता से बोलता हूँ कि शायद आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर स्ट्रेस को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के और बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। अब इसके 2-3 सिद्धांत हैं। एक है लाइफस्टाइल, जिसमें कि आयुर्वेद ने बताया कि हमको अपनी रूटीन में कोई ना कोई स्पोर्ट या एक्सरसाइज रूटीन, विशेषकर योग आसन या प्राणायाम, इनका निरंतर अपने जीवनचर्या का पार्ट बनाना चाहिए। और अभी तो निश्चित रूप से ये पोस्ट कोविड लोगों में एक बड़ी अवेयरनेस आई भी है इस चीज़ को लेके, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सतत रहे। बच्चों में अपनी आदत डालें कि वो कोई ना कोई रूटीन में दिन में आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर निकालें, जिसमें हम कोई ना कोई या तो खेल करें, कोई एक्सरसाइज करें, योग करें, या फिर हम प्राणायाम और ध्यान, इस तरह की चीज़ें करें। मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और महर्षि चरक ने आचार रसायन करके पूरा एक वर्णन किया, जिसमें कि हमारी परिवार में, समाज में हमारा बिहेवियर हो, क्या हमारा अपेक्षाएं रहें, इसके बारे में भी बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। और तीसरा एस्पेक्ट है उसका कि आयुर्वेद की औषधियाँ या आयुर्वेद के रसायन, जिसमें कि उनकी जड़ी बूटियों का सेवन करके, जैसे ब्राह्मी, अश्वगंध, शंखपुष्पी, ऐसी अनेकों जड़ी बूटियाँ हैं जिनका अगर हम सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी माइंड के जो कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, हमारा डे टू डे बॉडी की जो से कहते हैं कि आवर एबिलिटी टू कोप अप विद डे टू डे स्ट्रेस, वो हमारी बढ़ जाती है। तो उसके बाद हमारे पास कितने भी काम आए, लेकिन हम उनको अच्छे और तार्किक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाते हैं। वेल सेड डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए तो स्ट्रेस है ही, पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि एक्जिमा और सोराइसिस, इन पर भी बहुत असर डालता है स्ट्रेस, तो क्या आयुर्वेद में इनका इलाज मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और कारण मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऑटोइम्यून को अगर हम समझेंगे तो अगर हम बिल्कुल एक आम भाषा में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको जो विदेशी जो आक्रांता हमारे शरीर पर अटैक कर रहे हैं उनको रोकने में उनका काम होता है, वो हमारे शरीर के ही पर्टिकुलर पार्ट को एक तरह से फॉरेन मानकर या विदेशी मानकर उसी पे अटैक करने लगती है। एक तरह से एक साधारण परिभाषा है, जिसमें उससे होता क्या है कि हमारा शरीर इंटरनली अंदर ही अंदर डैमेज होने लगता है, या हमारे शरीर का एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस तरह की जो अनेकों प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ही पार्ट है। अब इसका जो कन्वेंशनल इलाज है वो ये है कि आप इम्यूनिटी को सप्रेस कर दीजिए, लेकिन अगर हमने इम्यूनिटी को कंटिन्यूड सप्रेशन रखा तो हमारा शरीर अनेकों अन्य बीमारियों के लिए प्रोन हो जाता है। हमको कई कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हो सकती हैं, और आज के युग में जिसमें ये कोरोना युग है जिसको हम कहते हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हम प्रोन हो जाते हैं कई खतरनाक बीमारियों के लिए। तो आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है कि हम उसके अंदर इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करें, उसको सप्रेस नहीं करें, जिससे कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन है वो जो हो गया है उससे हम शरीर को डिटॉक्स करें, शरीर उसको क्लेंजिंग करें। उससे क्या होगा कि एक बड़ी संभावना है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो नेचुरल हो जाए, जिसमें कि वो जिस पार्ट को उसने फॉरेन माना हुआ है वो फॉरेन मानना बंद कर दे, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फिर नॉर्मल तरीके से काम करने लगे। स्ट्रेस उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तभी एक संभावना होती है कि ऑटो इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाए। हालांकि और भी कई कारण हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ स्ट्रेस ही एक कारण है, जेनेटिक्स भी होता है, बॉडी में हमारा खान पान है, टॉक्सिन्स का कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन है, ये भी एक कारण है। लेकिन अगर चूँकि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं आज, तो निश्चित रूप से हमको उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। बिना उसको स्ट्रेस को कंट्रोल किए या बैलेंस किए हम ऑटो इम्यून सिस्टम का या ऑटो इम्यून डिजीज़ का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर, अभी थोड़े टाइम पहले एलोपैथ और वर्सेस आयुर्वेद का माहौल था, तो आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं।
जी हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। हमको ये वर्सेस वाला वर्ड होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ब्लिस आयुर्वेदा के माध्यम से दुनिया के लगभग 40 से 50 देशों में आयुर्वेद के लिए प्रवास करता हूँ और बहुत वहाँ पर लेक्चर्स देना, वहाँ के जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके साथ काम करता हूँ। तो निश्चित रूप से ये वर्सेस वाला विषय तो ये बहुत गलत चला और हमको पूरक ही बनना है। समाज में जिस भी सिस्टम से हम लोगों के स्वास्थ्य में गुणवत्ता ला सकें, उनको ठीक कर सकें, मुझे लगता है यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। आयुर्वेद और एलोपैथ अगर जुड़कर काम करेंगे तो भारत के अंदर हम एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आता है कि समहाउ एक बड़ा बायस्ड हम एक दूसरे के प्रति रखते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। हम एक दूसरे के विज्ञान को समझें। समाज में एक बड़ा तबका कई बार ऐसा सोचता है, विशेषकर एलोपैथ जगत का, कि आयुर्वेद साइंटिफिक नहीं है, जिसकी बिल्कुल गलत बात है। आयुर्वेद एक बहुत पुराना विज्ञान है। हाँ, आज के मॉडर्न पैरामीटर्स पर हम जिस रिसर्च की अपेक्षा करते हैं, शायद उसकी आयुर्वेद की फर्टिलिटी को भी प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन आयुर्वेद का ये शाश्वत ज्ञान है, ये 5000 साल पुराना ज्ञान है, ये हमारे देश की धरोहर है। भारत के एलोपैथिक डॉक्टर्स को तो आगे बढ़कर इस धरोहर के लिए आगे आना चाहिए, सहज के रखना चाहिए। हाँ, ये एक कालखंड रहा जिसमें कि आज के मॉडर्न पैरामीटर्स पे शायद कुछ बातें नहीं निकल कर आती होंगी, लेकिन रिसर्च लगातार जारी है और वो निश्चित रूप से आज के पैरामीटर्स पर भी आएगी। डॉक्टर, मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारत में यंगस्टर्स में हम देखते हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप तो विदेशों में भी लोगों का इलाज करते हैं, तो वहाँ आप क्या कारण देखते हैं और इंडिया में क्या कारण देखते हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, कारण सब जगह अलग अलग, देशों की परिस्थितियाँ अलग अलग भी होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन एक मूल कारण क्या है कि आज की ज़िंदगी में एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस हों, चाहे वो अपने को सक्सेस पाने की एक्सपेक्टेशंस हों। एजुकेशन भी एक बड़ा, एक बच्चों में आजकल स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि पैरामीटर्स और वो मार्कर्स बहुत ऊपर चले गए हैं। तो 95% के बावजूद भी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, वो स्ट्रेस के अंदर है, और एक बहुत पैसा होने के बावजूद भी आदमी को लगता है कि और हम कितना कमा लें। तो कहीं ना कहीं हमको एक, हाँ, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन, जिसे कहते हैं ना, ब्लिस बोलते हैं, परम आनंद, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो एक तो उन फैक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा निश्चित रूप से, और वो फैक्टर्स ध्यान, योग और जो भारत की जो वैदिक परंपरा है उसमें मिलता है कि हम कहीं ना कहीं एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन के लेवल पर आएँ, जिसमें कि हम कई बार देखते हैं कि एक स्ट्रीट पर एक कोई गरीब व्यक्ति है, वो खुश है, उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो सकता है, लेकिन आप स्ट्रेस में डूबे पड़े हैं क्योंकि हमने ये अचीव किया तो हमको अब ये चाहिए, ये अचीव किया तो हमको और ऊपर चाहिए, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो हमको अपनी जीवन में ये करना पड़ेगा कि भाई हम परिवार, अपने कार्यक्षेत्र और समाज, इन तीनों के बीच में एक अपनी लिमिट्स बनाकर चलें और एक्सपेक्टेशंस को कम कर दें। अगर हम सतत प्रयास करते रहेंगे तो चीज़ें अपना आप हमको हासिल होंगी। कई बार होता क्या है कि बिना ही कुछ करे सब कुछ मिल जाए, इसका भी एक बड़ा कारण स्ट्रेस का कारण बनता है। तो दूसरा बड़ा कारण है इमोशंस आजकल बहुत गड़बड़ होते जा रहे हैं। परिवारों में आपस में नहीं बनती है, लोग ऑफिस में देखते हैं, समाज के अंदर भी रोड रेज हो गया, चाहे पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों पे हम लोग को स्ट्रेस होने लगता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होने लगता है। इसीलिए क्या है कि महर्षि चरक ने आचार रसायन लिखा, उसका पहला सिद्धांत क्या है? शेयर योर इमोशंस। अपने मन के इमोशंस को अपने किसी भी ऐसे, चाहे वो दोस्त हो, परिवार का व्यक्ति हो, कोई गुरु हो, उसके साथ शेयर करिए। पॉजिटिव वे में शेयर करिए, नेगेटिव वे में नहीं, कंप्लेंट के तौर पर नहीं। किसी से हेल्प मांगनी हो तो उससे ये बोलिए कि आजकल मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, आपकी मुझे मदद चाहिए। ये नहीं कि मैं आपकी वजह से परेशान हूँ, या पति पत्नी से बोले या पति पत्नी से बोले। अगर हम नेगेटिव वे में बात करेंगे तो उससे इमोशनल डिस्ट्रेस और बढ़ेगा, लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। परफेक्ट डॉक्टर, ये बताइए कि आयुर्वेद में स्ट्रेस ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कितना समय लगता है? क्या योगा और मेडिटेशन हमें इसमें मदद करता है? जी हाँ, बहुत मदद करते हैं। अगर हम लगातार योग करते हैं तो योग का मतलब ही यही है। योग को योगा हमने बोलना शुरू कर दिया, उसको सिर्फ एक्सरसाइज का रूटीन तक सीमित कर दिया, वो नहीं है। वो मन और मस्तिष्क और शरीर, इनका सामंजस्य बिठाना ही योग है अपने आप में। तो योग का तो एक बहुत बड़ा रोल है, प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है,
और ध्यान तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसका प्रैक्टिशनर हूँ, खुद प्रैक्टिस करता हूँ लगातार। उसको लोगों के लिए एनकरेज भी करता हूँ, लोगों को उसको सीखने के लिए। लेकिन किसी भी तरह का ध्यान करिए, ध्यान जरूर करिए, वो हमारे मन को शांत करने में, हमारे मस्तिष्क को शांत करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत है पंचकर्म ट्रीटमेंट, जिसमें कि लोग केरल जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं। आजकल दिल्ली एनसीआर में भी अच्छे कई सेंटर्स हैं जहाँ पर आप पंचकर्म करा सकते हैं, जिसमें कि हमारी होल बॉडी थेरेपी मसाज, जिसको हम समाल्य अभ्यंग बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। शिरोधारा एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि मस्तिष्क पर लगातार एक तेल की धारा पड़ती है, और वो इतना सुंदर ट्रीटमेंट है कि आप कितने भी स्ट्रेस्ड हों, आप टेबल पर लेटेंगे, धारा आपके ऊपर गिरनी शुरू होगी और 5 से 10 मिनट के अंदर आपको या तो नींद आ जाएगी या आप ट्रांसेंड कर जाएंगे। और जब 40 मिनट का वो ट्रीटमेंट होता है, 36 मिनट का टू बी प्रिसाइज, और जैसे ही वो ट्रीटमेंट समाप्त होता है फ्लो, आपकी नींद खुल जाएगी और इतना डीप रिलैक्सेशन मिलता है उससे। तो उसके कई सेशंस लेने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और तीसरा है, जैसे मैंने पहले भी बोला, आयुर्वेद की औषधियों का या आयुर्वेद के रसायनों का। मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपको एज ए मेडिसिन ही का ट्रीटमेंट करना पड़े। आप एज ए सप्लीमेंट, एज ए रसायन, उसका सेवन करने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। डॉक्टर, लास्ट सवाल मैं आपसे यही लेना चाहती हूँ कि हम, जैसे कि आपने कहा कि हम फिज़िकल वेलबींग पर तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारे पूरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो आप मेंटल वेलबींग के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मेंटल वेलबींग का वो भी, अगर हमको शारीरिक सुंदरता या शारीरिक हेल्थ भी तभी अचीव हो पाएगी जब हम मेंटल ही अपने को वो रख पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। अगर मन लगातार, दिमाग कहीं ना कहीं घूमता फिर रहा है, तो इरिटेशन, एंगर, लो मूड्स, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ों से हम जूझते रहते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि परिवारों में लोग अननेसेसरी गुस्सा करते हैं, कई बार इरिटेटेड रहते हैं या रोते रहते हैं, या महिलाओं को विशेष तौर पर काफ़ी रोना आ जाता है। पुरुषों को भी कई बार एकदम से बड़ी एग्रेसिवनेस आ जाती है। हमको अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि हम स्ट्रेस्ड हैं। नींद की क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो मान लीजिए कि हम स्ट्रेस्ड हैं। तो उसको हमको ठीक करने के लिए किसी भी अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक के पास आप जाएं और उसके साथ अपने मन की बात को शेयर करें। निश्चित रूप से आपको एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद इसमें देगा। मुझे लगता है कि साइकियाट्री जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद का एक तरह से की और एक बहुत सॉलिड पॉइंट है जहाँ पर हम समाज की एक बड़ी मदद कर सकते हैं इसके माध्यम से। और इसको बहुत ओवरलुक्ड भी है। मैं चलते चलते ये बात आपसे निश्चित रूप से कहूँगा, ज़्यादातर परिवारों में लोग स्ट्रेस के द्वारा पैदा हुई एंग्जाइटी है, फोबियाज़ हैं। किसी को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को एक हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं उससे डर लगता है, सोशल एंग्जाइटी होती है। आप ऐसे लोग देखेंगे कि अगर 4 लोगों के बीच में उनको बैठा दो तो वो बिल्कुल चुप बैठेंगे, वो एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। स्टेज पर खड़ा कर दो तो पैर कांपने लगते हैं। उसका कारण क्या है कि हमको कहीं ना कहीं एंग्शियसनेस है। उस एंग्शियसनेस को दूर करने के लिए हम आयुर्वेद के माध्यम से इन तमाम चीज़ों का इलाज कर सकते हैं और बड़ा खुशहाल और बहुत, जैसे कहते हैं ना, ब्लिसफुल लाइफ उसको जी सकते हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि आप अपने लाइफस्टाइल और डाइट में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते आज के लिए बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।